एवरी वर्कर विल बी एम्प्लॉय बट एवरी एम्प्लॉय कैन नॉट बी अ वर्कर। और अब ऐसे नहीं होता कि आप कंप्लेंट को फाड़ के फेंक देंगे, अब हर कंप्लेंट को आपको क्लोज करना बहुत जरूरी हो। मैनेजमेंट 100 रुपये प्रॉफिट कमा रही है और हमें 1 रुपया भी नहीं दे रही। लॉकआउट एक कंपनी के हाथ में हथियार होता है, जैसे स्ट्राइक एम्प्लॉय के हाथ में हथियार है, लॉकआउट जो है कंपनी के हाथ में हथियार है। और सबको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है और जब मर्जी हायर फायर होता है। मैम बिल्कुल, क्योंकि बहुत एक्सप्लॉयटेशन भी है और कि गुड़गांव ने अपनी मिनिमम वेजेस को एकदम बढ़ा दिया, 40% बढ़ा दिया। अच्छा। जब 40% बढ़ा दिया तो नोएडा वालों को लगा कि हमारी मिनिमम वेजेस, हम भी उतना ही काम कर रहे हैं, तो वो वेजेस हमारी बड़ी नहीं है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में 15 दिन की सैलरी फॉर ईच कंप्लीट सर्विस आपको वर्कमैन को देनी होगी हर साल के हिसाब से, जितने साल अपने काम किए। हमने बहुत केस किए मैम इसे, जिसमें हमने वर्कमैन को 5 टाइम पेनल्टी दिलाई भी है। अच्छा। और डिफेंड भी किया है। जो भी महिला, दिल्ली सरकार के अलावा भी काफ़ी सारी सरकार ने कर दिया, जो भी महिलाएं 8 बजे के बाद काम करती हैं तो ये मैनेजमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि उनको वो घर तक छुड़वाएं, पहली बात। दूसरा, उसमें एक ड्राइवर हो और एक महिला गार्ड भी साथ में बैठी हो जो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर कर सके। तो आपको लगता है कि और थोड़ा सा एम्प्लॉयज़ को अवेयर करने की ज़रूरत है? मैम एम्प्लॉयज़ को अवेयर करने के लिए हर कंपनी हमारे साथ सेशन कर रही है काम। अब नोटिफिकेशन आ चुकी है कि कोई भी सीधा अकाउंट पेमेंट होगी, और अकाउंट पेमेंट जहाँ नहीं होती वहाँ दिल्ली गवर्नमेंट ने और पंजाब गवर्नमेंट ने और हरियाणा गवर्नमेंट तो कम से कम पर वॉयलेशन पे 20,000 रुपये फाइन कर रखा है। किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसके उद्योगों और बुनियादी ढांचे में नहीं, बल्कि उसके श्रमिकों की गरिमा, सुरक्षा और कल्याण में निहित होती है। भारत विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इस विशाल अर्थव्यवस्था की गति देने के लिए उन करोड़ों श्रमिकों, कर्मचारियों और कामगारों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कारखानों, कार्यालयों, दुकानों, खेतों, खदानों, निर्माण स्थलों तथा अनेक क्षेत्रों में अपना परिश्रम, समर्पण और सपनों के साथ कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक सफल व्यवसाय, विकसित होता उद्योग और प्रगति करती अर्थव्यवस्था के पीछे एक ऐसा श्रम बल खड़ा होता है जिसका योगदान अमूल्य है। इसी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए भारत के वर्षों के दौरान श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, उचित वेतन सुनिश्चित करने के, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, कार्यस्थल की सुरक्षा बनाए रखने और औद्योगिक सौहार्द बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक श्रम कानून व्यवस्था विकसित की है। आज के इस पॉडकास्ट में हम भारत के श्रम कानूनों की रोचक यात्रा, श्रमिक कल्याण कानूनों के उद्देश्य और नए श्रम संहिताओं के परिवर्तनकारी प्रभावों की चर्चा करेंगे। आज हमारे बीच हैं अधिवक्ता श्री जितेश पांडे जी, जो एक बहुत बड़ी लॉ फर्म लेक्स अलायंस के पार्टनर हैं और लेबर लॉ पर इनकी बहुत पकड़ है। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू मैम, धन्यवाद। सबसे पहले हम बताइए कि श्रम कानून होता क्या है? व्हाट इज अ लेबर लॉ? मैम, श्रम कानून के से आपका मतलब है जो हमारे यहाँ के जितने भी श्रमिक हैं, जिनको हम लेबर, जिनको हम वर्कर, जिनको हम वर्कमैन कहते हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ कानून बनाए गए थे, जिसमें से सबसे प्रमुख था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। और उसके बाद इनके और हेल्प करने के लिए, इनको और सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रोविडेंट फंड एक्ट, ESI एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इनको एक वेजेस की सुरक्षा करने के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट, इनको सारी पेमेंट जो भी इनके कॉन्ट्रैक्ट में मिली है इसके लिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक तरह के एक्ट बनाए गए थे। तो ये सारे जितने भी पहले जो एक्ट थे वो सारे इसको श्रमिक या हम वर्कर या वर्कमैन की इसको सुविधा के लिए और उनको बिल्कुल उनके अधिकार दिलाने के लिए बनाए गए थे। तो सर, सरकार को जरूरत क्यों पड़ी कि 29 लॉज थे जी, तो उनको कम करके सिर्फ 4 लॉज में कन्वर्ट किया? मैम, जब 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना था तब हमारे यहाँ सिर्फ फैक्ट्रीज होती थी, और फैक्ट्रीज में भी ज़्यादातर फैक्ट्रीज जो होती थी इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे बंदरगाहों के करीब होती थी, जिसे हम पोर्ट कहते हैं, उससे हमारे बॉम्बे के करीब होती थी, गुजरात के करीब होती थी, और बाकी जगह पे इतना इंडस्ट्री का बोलबाला नहीं था। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब से हमारा डेवलप होता गया, टाइम बीतता गया, हमारे 1991 में मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी के बाद सारी MNC आनी शुरू हुई। MNCs के आने के बाद उनको ये पता नहीं था कि जिसे हम इंग्लिश में ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं कि कौन सा वर्कमैन, उनको उस बारे में सब एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन में आते थे। तो उसको
सिंप्लीफाई करने के लिए उनको पास ये बताया गया कि कौन से लोग वर्कमैन कैटेगरी या श्रमिक कैटेगरी में आते हैं और कौन से लोग इससे ऊपर जो मैनेजमेंट कैटेगरी या सुपरवाइजरी कैटेगरी में आते हैं। तो अब इन सारे कानूनों को, अब इतने सारे सब चीज़ों को एमएनसीज के आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो आई हैं, एवरी वर्कर विल बी एम्प्लॉय बट एवरी एम्प्लॉय कैन नॉट बी ए वर्कर। अच्छा, इसके आने के बाद अब लोगों को अपने अधिकारों के लिए भी काफ़ी जागृत है। तो इसको सबको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 29 बेसिकली जो एक्ट जैसे हम कहते थे उनकी जगह हमने 4 कोड्स बनाए। अच्छा, 4 तो 4 कोड्स में इतना सारा 29 लॉज को 4 में कंसोलिडेट करना, जी जी, ये तो बहुत मुश्किल होगा। नहीं वह मुश्किल था, जिसमें हम 2019 में इनका फर्स्ट ड्राफ्ट आया था, जिसे हम 4 कोड कहते हैं। प्राइमरली फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, पेमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी और कोड ऑन वेजेस एंड OSH कोड जिसे कहते हैं। तो इसमें हमने अलग तरह के उसको कंसोलिडेट करके गवर्नमेंट ने हमने बनाया था कि ये 4 कोड आए हैं। 2019 से इस पर काफी सारी डिस्कशन, विचार विमर्श चल रहा था और विचार विमर्श चलने के बाद पब्लिक से इन्होंने अपने ओपिनियन मंगाए। जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं जैसे इंडस्ट्री वाले, PSG चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स या ऐसे कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इन्होंने अपने उनके कमेंट्स मंगाए, उनके विचार मंगाए और सन 2025 में, दिसंबर 2025 में इसको कोर्ट को इन्होंने नोटिफाइड कर दिया। मैम जितेश जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपने किस किस केसेस को कैसे कैसे हैंडल किया? मैम मैं 98 में प्रैक्टिस स्टार्ट की थी और इंडस्ट्रियल लॉ में मेरे जो सीनियर साहब थे वो इंडस्ट्रियल लॉ में प्रैक्टिस करते थे। सीनियर कौन थे? सीनियर मिस्टर अनूप त्रेहन थे, जिनके साथ मैंने काम किया और जिसके साथ मैंने काम सीखा था। तो उनके साथ काम सीखने के बाद उनका जो मेजर वर्क था 90% वो इंडस्ट्रियल लॉ का ही था और वो मिड साइज जितने भी कॉर्पोरेट फर्म्स थी उनको हैंडल करते थे केसेस। तो उनके साथ मुझे केसेस का काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ काम करने के लिए, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे स्ट्रेटजी करनी है, किस तरह के आर्गुमेंट्स करने हैं। और ओवर फ्रॉम 1998 टिल 2026 मैंने ऑलमोस्ट 5000 से ऊपर से केसेस अभी तक कर चुके हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट्स के और बाकी जो भी इनके साथ में पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, ESI, PF एक्ट्स के काफ़ी। और मैं दिल्ली में ही नहीं पूरे पैन इंडिया में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी काफ़ी सारी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा बाकी कोर्ट्स की भी हैं, जिसको लोग उसको करते हैं और लोग उसका पालन भी करते हैं और लोग उसके साथ जाके उसको दूसरी कोर्ट में उसके साथ देते भी हैं कि ये कोर्ट है, ये इस तरह का ये रीजन आया है। तो इसमें मिनिमम वेजेस क्या रखी गई हैं अभी फिलहाल? मैम मिनिमम वेजेस ना 2 तरह की मिनिमम वेजेस होती हैं। एक जो थी पहले जो सेंट्रल होती थी, जो सेंट्रल में आते थे आपके एयरलाइंस, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग सेक्टर, LIC सेक्टर, ये जब चीजें होती थी इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट आती थी। तो ये इनके जोन वाइज डिसाइड होते थे कि किस तरह की मिनिमम वेजेस होंगी। जोन के वाइज से अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करती थी और हर स्टेट को अपना एक मिनिमम वेजेस करने, नोटिफाई करने का था। तो हर स्टेट की अलग हो सकती है, जैसे दिल्ली की 18-19 हज़ार है, राजस्थान की 8-10 हज़ार है, हरियाणा की 14-15 जाती है। तो स्टेट को हर ये पावर दी गई थी कि आप अपनी अपनी मिनिमम वेजेस डिसाइड कर सकते हैं। अब जो कोड ऑफ वेजेस एक्ट आया है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एक बेसिकली एक वेट डिसाइड करेंगे, इसे कहते हैं फ्लोर वेजेस। फ्लोर वेजेस मतलब जो भी एरिया होगा या जो भी साइड होगा, इसमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि सेंट्रल और स्टेट का क्या डिस्टिंग्विश होगा। हम अपना फ्लोर वेजेस डिसाइड करेंगे पूरे इंडिया के लिए। जैसे 3 कैटेगरी होती है जनरली हम जिसे मानते हैं, वैसे तो 6-7 होती है, लेकिन हम 3 कैटेगरीज की बात करते हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड। इसी तरह की नॉन कॉलेजिएट या 12th पास या अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट की क्लास में, तो इनकी सबकी कैटेगरीज अलग अलग स्टेट बनाता है। तो अब जो होगा कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक वेज नोटिफाई करेगी हर एक के लिए, पूरे सेक्टर्स के लिए, और उसके बाद अब स्टेट गवर्नमेंट को या तो वो उसके फॉलो करेगी या उससे बेटर वो अपनी मिनिमम वेजेस निकालेंगी। और मिनिमम वेजेस का जो कंसेप्ट था वो इसलिए निकला था कि हर स्टेट में एक बेसिक लिविंग इंडेक्स होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, उसको करने के लिए, जरूरी करने के लिए कितना पैसे जरूरी है, उस हिसाब से मिनिमम वेजेस डिसाइड होती थी। तो सही, मुझे फिर से समझाइए, फ्लोर वेजेस जो आप कह रहे हो जी, क्या होता है वो फ्लोर? मैम फ्लोर वेजेस अभी हमने थोड़ा लेमैन लैंग्वेज। जी, लेमैन लैंग्वेज में ये होगा कि जितने भी पूरे इंडिया में हैं, पूरे इंडिया में जितने भी श्रमिक वर्कमैन काम कर रहे हैं जो कि मिनिमम वेजेस पे काम करते हैं, उनके लिए एक फ्लोर वेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि इतनी तो कम से कम आपको वेजेस मिलनी चाहिए जिंदगी जीने के लिए। और स्टेट अलग कर सकता है, स्टेट उसके को फॉलो भी कर सकता है या उससे बढ़ा भी सकता है, उससे कम नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, दैट इज द दिस इज जी। जैसे दूध की कीमत पे, एजुकेशन की कीमत पे, ट्रांसपोर्ट की कीमत पे, ये मिनिमम वेजेस डिसाइड करते हैं। अच्छा, ठीक है। फिर उससे कम, अभी जो धरना हुआ था
नोएडा में और दूसरे, जी। वो किस वजह से वो हुआ? इसलिए हुआ था कि बीच में एकदम क्या हुआ कि गुड़गांव ने अपनी मिनिमम वेजेस को एकदम बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। 40% बढ़ा दिया। अच्छा। जब 40% बढ़ा दिया तो नोएडा वालों को लगा कि हमारी मिनिमम वेजेस, हम भी उतना ही काम कर रहे हैं, तो वो वेजेस हमारी बढ़ी नहीं है। तो यूपी पे इसलिए बहुत बड़ा धरना हुआ कि इनकी मिनिमम वेजेस एकदम बढ़ गई है और हमारी नहीं बढ़ी, और इसी चक्कर में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया कि हमारी बढ़ा जाए। तो यूपी गवर्नमेंट ने भी उस सेक्टर की मिनिमम वेजेस बढ़ा दी है, और साथ साथ उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने भी नई मिनिमम वेजेस नोटिफिकेशन कर दी है, जिसमें 30 से 50% की इन्होंने बढ़ाई है, कैटेगरी अकॉर्डिंगली मिनिमम वेजेस बढ़ा दी है। तो अभी कितनी है मिनिमम? मैम अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग है, 14,000 से लेकर 20,000 तक की मिनिमम वेजेस है। मिनिमम है। जी तो आपको लगता है 14,000 में गुजारा हो जाता है? मैम कई कई स्टेट्स में गुजारा हो जाता है, कई स्टेट्स में बिल्कुल गुजारा नहीं होता। दिल्ली जैसे शहर में गुजारा करना टफ हो जाता है, लेकिन जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, जैसे राजस्थान हो गया, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी कम होती है, तो वहाँ थोड़ा गुजारा करने में दिक्कत नहीं आती है। तो आप अपना बताइए कि इंडस्ट्रियल जब बहुत से पहले अनरेस्ट होता था, यूनियन बाजी जी। होती थी, तो आपका क्या एक्सपीरियेंस रहा है इन मैम मैंने केसेस काफी में? सारे यूनियन के केसेस किए, और लास्टली 2024 में सैमसंग की जो स्ट्राइक हो गई थी मेजर चेन्नई में, आई वाज द लीड काउंसिल देयर। तो हमने जब शुरू से 98-2000 मैंने होटल हंस की स्ट्राइक से स्टार्ट किया था। जब होटल हंस की स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद काफी मेजर स्ट्राइक्स मैंने हैंडल की। तो जो होता था पहले, क्या होता था, एक टर्म कहते हैं हम, जिसे कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग ये होता था कि कोई भी मेजर इंडस्ट्री होती थी और यूनियन के बीच में, जो भी यूनियन होती है उसके बीच में 3 साल का एक लॉन्ग टर्म सेटलमेंट कहते थे। 3-4 साल का, चलिए 4 साल का होता था, फिर 3 साल का हो गया, तो 3 साल का लॉन्ग टर्म सेटलमेंट होता था, और सारी जो यूनियन की मांगी होती थी उसमें डिस्कशन करके, कलेक्टिव बार्गेनिंग करके, और यूनियन का सेटलमेंट होता था। जहां ये सेटलमेंट नहीं हो पाता था, वहां पे इंडस्ट्रियल अरेस्ट हो जाता था कि हमारे को कि मैनेजमेंट 100 रुपये प्रॉफिट कमा रही है और हमें 1 रुपया भी नहीं दे रही प्रॉफिट का उसमें करने के लिए। तो उस चक्कर में इंडस्ट्रियल अरेस्ट बहुत बढ़ गया था। तो अब 3 चीजें इसमें डिफाइन करती थी कि इंडस्ट्री कम रीजन बेसिस पे, कि इंडस्ट्री कम रीजन बेसिस का मीनिंग क्या हुआ कि कौन सी इंडस्ट्री किस रीजन पे लगी है, क्या हम सेम बिजनेस में सेम फैसिलिटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, और तीसरा चक्कर होता था कि क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बेसिकली बढ़ी, उस प्रदेश की बढ़ी है नहीं बढ़ी। जैसे दिल्ली में आपको 10,000 के कमरा, एक डिसेंट कमरा मिल जाता है एक बंदे के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 10,000 कमरा, कई जगह 5,000 का मिल जाता है, बॉम्बे जैसे शहर में 15,000 का ही मिल जाता है। तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से डिसाइड होता था। तो जब ये इसके बीच में मनमुटाव, भेदभाव बहुत बढ़ जाते थे, एम्प्लॉय को लगता था कि मेरे साथ शोषण हो रहा है, और एम्प्लॉयर को लगता था कि मेरे ढंग से काम नहीं कर रहे, तो ये इंडस्ट्रियल अनरेस्ट को बढ़ावा करता था, और इसलिए धरने प्रदर्शन, स्ट्राइक्स बहुत लंबी लंबी चलती थी। तो गवर्नमेंट में कैसे हैंडल करती है गवर्नमेंट इन स्ट्राइक्स? जी, गवर्नमेंट इस स्ट्राइक को ऐसे हैंडल करती है कि किसी भी स्ट्राइक के करने के लिए आपको कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होता है। स्ट्राइक वालों को? जी, स्ट्राइक वालों को 14 दिन का नोटिस देना होता है। ये एसेंशियल कैटेगरी में लागू नहीं होता, जैसे फायर हो गया, दूध हो गया, मतलब इस तरह की चीजों में, पुलिस में लागू नहीं होता है। तो 14 दिन के अंदर मशीनरी, कंसलेशन मशीनरी पे आप जा सकते हैं, कि कंसलेशन मशीन जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कंसलेशन मशीनरी में कि आप अपनी स्ट्राइक का नोटिस दिया है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जनरली उसमें बुला लेती है कि दोनों पार्टियों की कि आप आए, अपनी मांगे रखें, अपनी कहें, एक सामूहिक वार्तालाप जिसे हम जो कहते हैं कंसिलेशन हो, और वहां जाके हम बात करें उनसे बात करने के लिए। अगर ये बात तो सही हो जाती है कि सेटलमेंट हो जाती है, वरना कंपनी कभी कभी स्ट्राइक पे जाते हैं, लोग स्ट्राइक पे जाते हैं, और उसके बाद भी कभी कभी स्ट्राइक इलीगल डिक्लेयर होती है, कभी कभी उसको लीगल डिक्लेयर करना होता है। इसी का उल्टा भी होता है एक छोटा सा, जिसे हम कहते हैं लॉकआउट। लॉकआउट एक कंपनी के हाथ में हथियार होता है, जैसे स्ट्राइक एम्प्लॉय के हाथ में हथियार है, लॉकआउट जो है कंपनी के हाथ में हथियार है, जिसमें वो कहते हैं कि आपको, अगर हमें मांग ज्यादा है, आपकी डिमांड बहुत कम है और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो स्लो डाउन प्रोसेस में करते हैं कि आप अगर वर्कमैन हमारे साथ वो नहीं कर रहे, तो हम इसे लॉकआउट की तरह कर सकते हैं कि इसमें काम कम, हमें काम करिए ताकि प्रोडक्शन भी स्लो किया जाए। और रिट्रेंचमेंट जो होती है, वो भी तो कितने कितने एम्प्लॉयज को इकट्ठा निकाल मैम देते हैं। रिट्रेंचमेंट का ना 3 लॉ होते हैं। रिट्रेंचमेंट तब होती थी पहले जमाने में कि 2 तरह की रिट्रेंचमेंट होती थी। एक होती थी जनरल रिट्रेंचमेंट, जिसमें होता था कि हमारे पास लोग बहुत ज्यादा हैं, ऑर्डर बहुत कम है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आ गई है, तो हमें कुछ लोग निकालने के लिए जरूरी हुआ था। तो इसमें एक फर्स्ट होता है, एक प्रोसेस होता है, लीफो कहते हैं जिसमें। नहीं, अगर ऑर्डर ज्यादा आ गए तो क्यों? ऑर्डर मतलब कम है, कम है और वर्कमैन की फोर्स ज्यादा है हमारे पास, और हमने बहुत कोशिश कर ली लेकिन ऑर्डर नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसमें प्रोसेस फॉलो होता है जिसे हम लीफो कहते थे, लास्ट कम फर्स्ट को, लास्ट इन फर्स्ट आउट।
LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट में मतलब होता है जो सबसे पहले आएगा सबसे पहले जाएगा। अच्छा। उसके चक्कर में क्योंकि आप उसमें नहीं कर सकते थे, आप भेदभाव नहीं कर सकते थे, आपको लास्ट इन फर्स्ट काउंट में कब से जाएगा, आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है और कुछ केसों में परमिशन लेनी पड़ती है, और साथ साथ आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बताना पड़ता है कि हम किस रीजन की वजह से गवर्नमेंट को हम ये रिट्रेंचमेंट फॉलो कर रहे हैं। इसमें जनरली आपको क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में 15 दिन की सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड सर्विस आपको वर्कमैन को देनी होती है हर साल के हिसाब से, जितने साल आपने काम किया है। 15 दिन की सिर्फ जी 15 दिन की एनुअल जी। जैसे आपने 5 साल काम किया है तो आपकी 2.5 महीने की सैलरी होगी, आपने 10 साल काम किया है तो आपकी 5 महीने की सैलरी होगी, साथ में 1 मंथ नोटिस पे हो गया, या किसी कैटेगरी में 3 मंथ भी होता है लेकिन वो कम होते हैं, तो 1 मंथ का नोटिस पे हो गया, और जो भी उनके लीगल ड्यूज होते हैं वो दी जाती है। ये रिट्रेंचमेंट कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं लोग, लेकिन चैलेंज करने के बाद भी उसमें अगर ये प्रूव कर सके कि रिट्रेंचमेंट ठीक ढंग से हुई थी तो एम्प्लॉय केस जीत जाते, एम्प्लॉयर केस जीत जाता है। अदरवाइज काफी जगह एम्प्लॉय भी केस जीतते हैं कि रिट्रेंचमेंट हमारी गलत ढंग से हुई थी। और क्या क्या प्रॉब्लम ये वाले जो लॉज हैं जी, इज इट एम्प्लॉय को फेवर होगा कि मैम दोनों के लिए ही बेनिफिट है, दोनों के लिए इसलिए बेनिफिट कर रहे हैं, जितने भी ये नए कोड आए हैं बेनिफिट लिए कर रहे हैं कि चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करती है। जैसे वेजेस की डेफिनेशन करती है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे आज मेरी 100 रुपए की, पहले मेरी 100 रुपए की वेजेस थी, तो मैं 30 रुपए बेसिक वेजेस रखता था जैसे गवर्नमेंट के हिसाब से, मैंने HRA को बढ़ा दिया, तो मेरी जो ग्रेचुटी होती थी, मेरा जो PF होता था या वो होता था, वो सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए कैलकुलेट होता था। अगर मेरी आज 100 रुपए की वेजेस है तो मुझे आज की डेट में 50 रुपए कम से कम बेसिक, जैसे बेसिक DA DNS अलाउंस बेसिकली एंड रिटेनिंग अलाउंस को मिक्स या बेसिक का नाम ले लिया आसानी से करने के लिए, तो वो कम से कम आपको 50 रुपए रखनी पड़ेगी। तो 50 रुपए रखने के बाद आपका PF भी उसी पे कटेगा, आपका रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन भी उसमें मिलेगा, आपको ग्रेचुटी भी इसमें मिलेगी, तो ये सबके लिए बेनिफिशियल है। अब जैसे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आई है तो कई जगह जैसे प्रोजेक्ट बेसिस काम होते हैं तो आपको एम्प्लॉइज रेगुलर बेसिस पे नहीं चाहिए होते, तो इसी तरह फिक्स टर्म एम्प्लॉइज में आप काम कर सकते हैं। आपको फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट रख लिया 1 साल 2 साल 3 साल, और उनके एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए कर दिया कि जितने साल आप काम कराएंगे तो हर साल के हिसाब से प्रोवाटा आपको ग्रेचुटी मिलेगी, जो सिर्फ पहले 5 साल में मिलती थी ग्रेचुटी। अच्छा, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाले और फिक्स में क्या डिफरेंस है? कॉन्ट्रैक्ट वाले और फिक्स वाले में यह है कि जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय होते हैं मैम, वो कंपनी के अपने रोल पे होते हैं। अच्छा। वो कंपनी के अपने एम्प्लॉय काउंट होते हैं जितने टाइम भी काम कर। जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वर्कफोर्स होती है वो आपके अपने एम्प्लॉय नहीं होते। नहीं, कॉन्ट्रैक्टर के तो नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया जाता है। ये मैम फिक्स टर्म को ही कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करने के लिए। अच्छा। इसे फिक्स टर्म पर एम्प्लॉयमेंट कहते 1 साल की देते हैं वो, 1 साल का 2 साल का 3 every साल year का they डिपेंड renew। करता है जी। फिर उसी उनको में प्रोविडेंट फंड तो मिलता है। प्रोविडेंट फंड भी मिलता है मैम, उनको सब कुछ मिलता है। अब जो ग्रेचुटी का जो मेन रीजन था कि बार बार ग्रेचुटी मिलती, तो उनको प्रोवाटा बेसिस पे ग्रेचुटी अब मिलेगी उनको। पर हमारे जैसे जर्नलिज्म में कॉन्ट्रैक्ट वालों को तो कुछ नहीं मैम मिलता है। जर्नलिज्म का ना लॉ अलग है। हाँ। वो जर्नलिज्म के लॉ के अलग चलते हैं। हाँ, तो वहाँ उसका पे थोड़ा बताइए जरा। बचावत रिपोर्ट के हिसाब से वो हाँ। सारी रिपोर्ट के हिसाब पर से कोई decide तो होता है। फॉलो नहीं करता है। मैम वो फॉलो करना ना, क्योंकि उनका बोर्ड अलग है, बोर्ड वहाँ अलग पे आपके बोर्ड के अलग है, वहाँ केसेस भी अलग बोर्ड पे जाते हैं, हाँ। तो वो बोर्ड के हिसाब से सारी चीजें डिसाइड होती है। और सबको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया जी है, मैम। और जब मर्जी हायर फायर होता रहता है। मैम बिल्कुल, क्योंकि बहुत एक्सप्लॉयटेशन भी है, जी। और उसके नाम पे बहुत ज्यादा वो चल रहा है। इस तरह से अगर मैं अपने वाले में बता सकती हूँ, दूसरों में भी होता होगा। मैम बिल्कुल होता है, लेकिन वो मैम जैसे आपने बताया ना कि वो एक बोर्ड बैठता है, बोर्ड डिसाइड करता है, वो गवर्नमेंट और जो प्रेस जर्नलिस्ट को सारे करते हैं। लेकिन अब कुछ जगह में अब मेडिकल मिलिट्री को और प्रेस जर्नलिस्ट को भी वर्कमैन कैटेगरी में ले आए हैं, वर्कर तो इस वाले लॉ में कुछ फर्क जी पड़ेगा? मैम बिल्कुल, उनको वर्कर कैटेगरी में लेके आए हैं, तो इनको अब निकालने के लिए जो मेजर जो लो लेवल मतलब नीचे के लेवल पे बेसिकली काम करते हैं, प्रेस रिपोर्टर्स या वकील लोग काम करते हैं, वो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन से गवर्न होंगे। अच्छा, और मिनिमम सैलरी कुछ अभी मैम है? बिल्कुल, मिनिमम सैलरी से भी गवर्न होंगे मैम। अभी तो 5-5 हजार में भी लगा के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इंटर्न बना के 2-2 साल। हम इसके लिए ना अब एक पहले होता था कि कंप्लेंट में इंस्पेक्टर बताता था, अब एक फैसिलिटेटर टर्म इन्होंने नया लाए हैं। फैसिलिटेटर का मीनिंग ये हुआ कि आपको जो भी आपके ग्रीवेंसेस है फैसिलिटेटर के पास लेके जाएं, वो एक मीडिएशन ऑब्लिक कंसलेशन करेगा, और मीडिएशन ऑब्लिक कंसलेशन करने के बाद वो आपको बताएगा कि आपके ये अधिकार हैं और ये चीजें आपको करनी चाहिए। अच्छा। लेकिन इसके लिए एम्प्लॉय को भी जागरूक होना पड़ेगा। पर वही मैं पूछना चाह रही हूँ, एम्प्लॉय कहाँ जाए अगर उसकी ऐसी ग्रीवेंस मैम लेबर ऑफिस खुले हुए हैं अब तो हर जगह। अच्छा। हर स्टेट के, जैसे दिल्ली शहर में ही कम से कम मैं आपको बताऊं 6-7 लेबर ऑफिस हैं जो खुले हुए हैं हर जगह के हिसाब से। मैम जैसे अभी चेंज हुआ है, जैसे आपका पुष्प विहार है साउथ दिल्ली के, 2 है मैम, एक गिरिनगर और पुष्प विहार।
सेंट्रल दिल्ली का भी ऑफिस आया है किवी प्लेस में। इसी तरह वेस्ट दिल्ली का एक ऑफिस है हरिनगर में, एक ऑफिस है करमपुरा में मैम, फिर रोहिणी क्षेत्र का रोहिणी में है शायद करने के लिए। ईस्ट दिल्ली का मैम पर उसके पास है मैम, काकड़ुआ कोर्ट के पास है, झिलमिल कॉलोनी में। तो ये सारे लेबर ऑफिस खुले हैं जहाँ पे लेबर इंस्पेक्टर मैम, एएलसी, एनफोर्समेंट ऑफिसर और डीएलसी तक बैठते हैं, जहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और ये जो लेबर वैसे डेली वेजेस पे होते हैं, क्या ये भी इस लॉ में कवर है? बिल्कुल मैम, डेली वेजेस का इनका तय होता है कि डेली वेजेस इनको मिलेगी जो भी होती है, उसमें लिखा होता है मैम। जो भी नई नोटिफिकेशन आती है मिनिमम वेजेस में, उसमें डेली वेजेस का भी लिखा ही होता है। तो उसमें से कम किसी को मिल रहा हो तो फिर तो मैम वो कंप्लेंट आती है। दो चीजें होती है, एक होता है मिनिमम वेजेस का कंप्लेंट होता है, उसके लिए भी मैकेनिज्म है मैम। जिससे पहले मिनिमम वेजेस एक्ट में मैकेनिज्म था, अब जो नए आगे पेमेंट ऑफ वेजेस में उसमें मैकेनिज्म बना दिया कि कोड ऑन वेजेस में भी मैकेनिज्म बना दिया इसके तरीके से कि आप केस कर सकते हैं और जितना मैप कम मिनिमम वेजेस मिली है उसका अगर आप प्रूफ कर सकें कम मिली है तो आपको 10 टाइम पेनल्टी, 1 to 10 टाइम पेनल्टी के साथ मिलता है। हमने बहुत केस किए मैम इसे, जिसमें हमने वर्कमैन को 10 मतलब 5 टाइम 7 टाइम पेनल्टी दिलाई भी है। अच्छा। और डिफेंड भी किया है उसको केसेस को। ओके। और प्लस आप सबसे पहले ये बताइए कि महिलाओं के लिए क्या क्या अब सुधार हुए हैं इस महिलाओं के लिए तो काफी सुधार हुए, पहले भी हो चुके थे कि मैटरनिटी बेनिफिट को हो गया था, जिसमें हमने 3 महीने की जगह 6 महीने कर दिया था। पहले ही हो चुका था मैटरनिटी बेनिफिट का। मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद क्रच फैसिलिटी आ गई थी मैम कि जो भी बेसिकली क्रच फैसिलिटी है, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी क्रच फैसिलिटी रखनी पड़ेगी आसपास के विद इन स्पैन ऑफ टाइम, मतलब स्पैन कह रहा हूँ कि टेक्निकली सर्कल ऑफ 1 किलोमीटर और समथिंग लाइक दिस, आपको 2-3 बार आप फीडिंग के लिए जा सकते हैं। कई कंपनियां जो एमएनसी आ रही हैं वो कह रही हैं कि अगर आपको नहीं लाना और आपको नहीं है तो 10 से 15 हज़ार रुपये पर महीने वो नैनी फैसिलिटी या मेड फैसिलिटी के लिए भी दे रहे हैं। अच्छा। इसके बाद हर स्टेट ने अपना ये किया है, लागू किया है कि जो भी महिला, दिल्ली सरकार के अलावा भी काफी सारी सरकार ने कर दिया, जो भी महिलाएं 8 बजे के बाद काम करती हैं तो ये मैनेजमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि उनको वो घर तक छुड़वाएं, पहली बात। दूसरा, उसमें एक ड्राइवर हो और एक महिला गार्ड भी साथ में बैठी हो जो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर कर सके। प्लस अब कोई ऐसी कोई काम ऐसा नहीं जो महिलाएं नहीं कर सकती। बिल्कुल मैम, कोई ऐसा काम नहीं महिला करते हैं। और जो भी डिस्क्रिमिनेशन मैम, कोई बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और ज्यादातर मैम आप देखेंगे कि जितने भी आज की डेट में जिसे हम जीसी कहते हैं या लीगल डायरेक्टर कहते हैं या सीएचआरओ जिसे चीफ ह्यूमन रिलेशन ऑफिसर कहते हैं, 70% ऑफ देम आर फीमेल्स राइट नाउ। अच्छा, तो मतलब इस लॉ में तो आप कह रहे हो कोई डिफरेंस नहीं आया? नहीं मैम, इसमें डिफरेंस नहीं आया, मतलब पहले भी था और इसमें सिर्फ ये सिंप्लीफाई कर दिया कि दे कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिकली कास्ट बेसिकली और जेंडर और समथिंग लाइक दिस। इसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और जैसे मेड्स वगैरह हैं हमारी, कैश में पेमेंट होती है मैम। मेड्स का अभी तक लॉ को बातचीत चल रही है लेकिन अभी तक कुछ डिफाइन नहीं पाया, क्योंकि मैम मैं आपको बताता हूँ, जैसे दिल्ली शहर में ही हमारे घर में मेड्स आती होंगी, आपके घर में कुछ तो फुल टाइम मेड्स होती हैं और कुछ आती हैं 1-2 घंटे के लिए। तो ये डिफाइन करना बड़ा मुश्किल काम है कि कौन सी 1-2 घंटे के लिए आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। तो ये अभी तक डिफाइन होना थोड़ा मुश्किल है। तो अभी इस पे बातचीत चल रही है लेकिन अभी तक कुछ में ठोस बेसिकली अभी तक कोई लॉ नहीं आया है इसमें। पर लेबर के जो है आप कह रहे हो जी, वो कैश में दिया जाता है। मैम कैश में बंद कर दिया अब सारा का सारा काम। अब नोटिफिकेशन आ चुकी है कि कोई भी सीधा अकाउंट पेमेंट होगी और अकाउंट पेमेंट जहां नहीं होती वहां दिल्ली गवर्नमेंट ने और पंजाब गवर्नमेंट ने और हरियाणा गवर्नमेंट तो कम से कम पर वायलेशन पे 20,000 रुपये फाइन कर रखा है। खासकर कंस्ट्रक्शन कंपनी में हर जगह मैम 20,000 रुपये फाइन कर रखा है। और उनको कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को क्या फैसिलिटीज? मैम कंस्ट्रक्शन वर्कमैन को अब ये हुआ कि इनकी इंश्योरेंस होगी अब सारी की सारी ईएसआई से गवर्न, पहले नहीं चल रहा था करने के लिए, अब ये कोशिश करने गवर्न हो। उनको जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंदर ले आए हैं मैम, सबको मिनिमम वेजेस मिलेंगी, चाहे वो 1 दिन के लिए आया है चाहे वो 2 दिन के लिए आया है। और अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उनको उनकी कंपनसेशन भी मिलेगी उसके अकॉर्डिंग। आप 1-2 अपने एग्जांपल्स बताइए ताकि लोगों को उससे मोटिवेशन मिले कि किस तरह के लोगों ने अप्लाई किया, एंड खासकर एम्प्लॉइज के लिए उनको क्या बेनिफिट हुआ। उनको आप कह रहे हो ना 5 गुना दिलवाया। जी मैम। तो किस कई जगह केसेस में जैसे होता है कि मैं कई लोग जैसे करते थे कि मैं एक टेक्नीशियन हूँ या मैं एक स्किलफुल आदमी हूँ, मुझे उन्होंने बेसिकली दिखा के कि अनस्किल्ड वर्कर की कैटेगरी डाल देते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एग्जांपल की फॉर्म में कि 10,000 सैलरी है अनस्किल्ड की, 12,000 है सेमी स्किल्ड की और 15,000 है स्किल्ड वर्कर की। मैं मिनिमम वेजेस फॉलो कर रहा हूँ लेकिन मैं अनस्किल्ड की फॉलो कर रहा हूँ, जबकि काम मैं उससे स्किल्ड का करवा रहा था। तो हमने ये कोर्ट में प्रूव किया कि ये स्किल्ड वर्कमैन की कैटेगरी में काम कर रहा है। उसमें भी लॉ में कैश था कि आप सिर्फ 6 महीने का ही कर सकते हैं कंपनी के लिए।
तो हमने एक कॉन्टिन्यूएशन डिले की एप्लीकेशंस लगा के, जिसे हम कहते हैं टेक्निकल लीगल लैंग्वेज में कॉन्टिन्यूएशन डिले कहते हैं, उसको लगा के हमने पिछले 2-3 साल का वर्कमैन को पैसा दिलवाया। अच्छा। और किसी को दो टाइम, किसी को 3 टाइम, किसी को 4 टाइम का पैसा दिलवाया। अच्छा, मतलब 12 थी तो 15 के हिसाब जितना काम किया। 10 के हिसाब से 10 दे थे तो 15 दिया, 5,000 रुपये पैसा महीने का एक्स्ट्रा दिलवाया। किसी को 12 देते थे तो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा दिलवाया। ये काम तो आपको एम्प्लॉय ने बताया कि आप? जी मैम, उनके काम के हिसाब से डिसाइड होता है ना मैम। जो अनस्किल्ड वाले से काम है, जैसे हो गया कि झाड़ू पोछा करना, सफाई वफाई करना, ये सारा काम हो गया। स्किल्ड मीन्स हो गया जो आपकी टेक्निकल, जैसे ITI वाले होते हैं, ये स्किल्ड वर्कमैन हो गए जिनके डिप्लोमा होल्डर्स हो जाते हैं। पर एम्प्लॉय तो आप कह रहे हो वहां जाएगा लेबर कोर्ट में? नहीं मैम, लेबर कोर्ट और लेबर ऑफिस दोनों जगह में। आपके पास कैसे आता है? लॉयर का तो उसको मैम लॉयर के पास क्या होता है कि अब क्या होता है कि हम जैसे मैं तो मैनेजमेंट के काफी केसेस करता हूँ, लेकिन कई बार हमें यूनियन वाले प्रो बोनो केसेस के लिए, कोर्ट हमें कहती है प्रो बोनो केसेस करने के अच्छा, लिए। कोर्ट वाले कहते जी भी, कभी कभी हमें रिक्वेस्ट कहते हैं कि इनकी हेल्प कर दी जाए प्रो बोनो केसेस करने के लिए। तो हमें प्रो बोनो, कभी यूनियन वाले कहते हैं कि सर आप इनके देते हैं, कुछ हमें भी आपका करना चाहिए, हम भी करते हैं। तो प्रो बोनो केसेस में हम उनकी हेल्प करते हैं, हम उनकी स्टडी जाते हैं। अभी सर मैंने एक नाम नहीं बताऊंगा क्लाइंट का जी, 5 वर्कमैनों को मैंने अभी उनका अननेसेसरी गलत तरीके से निकाला गया था। अच्छा। 10 साल पहले हमने लोअर कोर्ट में केस जीता, उनको रीस्टेटमेंट मतलब नौकरी में दोबारा किया 50% की बैक पेजेस के साथ। वहां पे हाई कोर्ट में मैनेजमेंट ने चैलेंज किया, और आज हमने उनको कम से कम उनके हाई कोर्ट में 1 करोड़ रुपए के करीब जमा करा दिए। तो मतलब 25-25 लाख रुपए उनको मिलेंगे। अच्छा। उसी तरह मैंने गवर्नमेंट कंपनी से जिसे गवर्नमेंट दिया, उसमें एक ड्राइवर को गलत तरीके से निकाल गया था। एक जिसे हम यहाँ पे भवन जैसे होते हैं, काफी स्टेट्स के भवन होते हैं, उनमें गलत तरीके से निकाल दिया गया था। तो उसको निकालने के बाद हमने उसका हाई कोर्ट तक केस लड़ा और उसको 20 लाख रुपए दिलाए। 5 लाख 25 लाख कह रहे हो आप? जी, 25 लाख पर वर्कमैन को मिले, और इस पर्टिकुलर आदमी को गवर्नमेंट से हमने 20 लाख रुपए दिलाए, जिसकी सर्विसेज गलत तरीके से गवर्नमेंट ने खत्म की। अच्छा, और किस तरह के हैंडल किया आपने? और कंपनी की तरफ से बताओ, जैसे सैमसंग कंपनी की तरफ से हम काफी सारे हैंडल करते हैं। जैसे किसी कंपनी में आपको मैंने बताया ले ऑफ होता है, रिप्लेसमेंट होती है, क्लोजर होते हैं, तो इस तरह के कभी जगह स्ट्राइक हो जाती है। तो मैंने आपको रिसेंट एग्जांपल दिया था कि स्ट्राइक का, तो ऐसी बड़ी सारी कंपनियों में स्ट्राइक्स होते हैं। तो कहीं जाके हम उनको सारी हेल्प करते हैं, नेगोशिएशन पहले करते हैं, नेगोशिएशन करने के बाद उनका पार्ट बनते हैं, सेटलमेंट ड्राफ्ट करते हैं। अगर नहीं होती तो फिर हम केस करते हैं, और जो भी डिमांड्स होते हैं उसके कंपनी के हिसाब से हमें डिफेंड करना होता है कि ये डिमांड जायज है, ये मिलनी चाहिए, और ये डिमांड नहीं मिल सकती इस कंपनी। तो एम्प्लॉय और वर्कर में क्या डिफरेंस है? मैम एम्प्लॉय और वर्कर को डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। हर कंपनी में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे एम्प्लॉय के डेफिनेशन में आते हैं। जो भी काम कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मैम ऊपर से नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो CEO, चाहे वो MD हो, चाहे वो CFO हो, चाहे वो वहाँ पे पानी पिलाने वाला बंदा हो, ये सारे एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। वर्कर या पहले वर्कमैन था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के, अब से इंडस्ट्रियल कोड में अब वर्कर कहते हैं। वो होते हैं जिनके पास कोई मैनेजरियल और सुपरवाइजरी पावर नहीं होती है, जिनको कोई डिसाइसिव अथॉरिटी नहीं होती है, जिनका काम होता है कि फॉलो करना, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से फॉलो करना, जिसके पास कोई मतलब कमांड चेन नहीं होती, चेन ऑफ कमांड में कोई भी हायरार्की में कोई इसके ऊपर नीचे बंदा काम नहीं कर रहा होता। तो ये वर्कर कैटेगरी होता है। तो एवरी वर्कर विल बी एम्प्लॉय, बट एवरी एम्प्लॉय कैन नॉट बी ए वर्कर। अच्छा, और प्रोविडेंट फंड और अभी उसमें कुछ डिफरेंस आया है? जी, प्रोविडेंट फंड में उन्होंने सेम लिमिट रखी है। पहले भी 15,000 रुपये तक का था, उसके ऊपर वॉलंटरी था। अभी 3 दिन पहले नई नोटिफिकेशन आई है, उसमें 15,000 रुपये रखा गया। 15,000 कटेगा? नहीं, 15,000 के आप सैलरी को मान के, और उसमें 12% वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का शेयर है। अगर आप उससे ऊपर करना चाहें तो ये वॉलंटरी एक्ट होता है, लेकिन 15,000 तक की सैलरी में, या उससे कम चीज की भी सैलरी हो, अगर कई जगह मिनिमम 14,000 तो 14,000 रुपये कटेगा। लेकिन 15,000 तक का मतलब आपको उन्होंने लिमिट दिया है कि इससे ऊपर आपको काटना ही काटना है। तो टेक्निकली आपको 1200-2400 रुपये कटता है हर एम्प्लॉय का, जिसे कहते हैं एम्प्लॉय की सैलरी से 1200 और एम्प्लॉय का शेयर 2400 रुपये उसके अकाउंट में जाते हैं। और ये गिग वर्कर्स का जो फर्स्ट टाइम आया है वो क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। मैम गिग या प्लेटफॉर्म वर्कमैन, या जिसे हम कहते हैं कोई वर्कमैन, इनका जैसे मैम जैसे ही होते थे, जैसे जोमेटो हो गया, ये सब ब्लिंकिट हो गए, इन सब का हो गया, तो इनको भी रेगुलाइज किया जाएगा काम करने के लिए। अच्छा। इनको लिए भी अब एक सोशल एक आइडेंटिफिकेशन नंबर बनाया जाएगा, इनको भी कुछ बेनिफिट एक्सटेंड किए जाएंगे। अब गवर्नमेंट ने कुछ फंड बनाए हैं, जैसे अब रिट्रेंच करते हैं, तो जितने लोगों को आप रिट्रेंच कर रहे हैं तो 15 दिन की सैलरी आपको गवर्नमेंट के फंड में ही जमा करानी है।
गवर्नमेंट कुछ फाइन कलेक्ट कर रहा है, कुछ पैसे कलेक्ट कर रहा है, और इस तरह की चीज़ों में गवर्नमेंट एक फंड क्रिएट करेगा, उस फंड के बेसिस पे वो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कमैन को वो पूरी की पूरी हेल्प करेगा वो, कि किस तरह इनकी सर्विस को रेगुलाइज किया जाए। जैसे उबर हो गया, मतलब आपका ब्लिंकिट, जो भी जेप्टो आप जो भी मान ले, तो इन सबको ये इंश्योर करेगा, स्विगी, जोमेटो, इस तरह का, कि वो इंश्योर करेगा कि इनको कुछ बेनिफिट एक्सटेंड हो कंपनी की तरफ से। सर इंडिया में सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैम In a सोशल way. सिक्योरिटी की नाम की चीज़ है, लेकिन रेगुलाइज नहीं है। मैम एक होगी रेगुलाइज एम्प्लॉयमेंट, जैसे काफ़ी सारी एमएनसीज काफ़ी सारा हो गया, वो रेगुलाइज है कि पीएफ देंगे, अगर आपकी सैलरी 21,000 से कम है तो आपको ईएसआई मिलेगी, 5 साल अपनी सर्विस पूरी की ग्रेचुटी मिलेगी, अगर आपकी बोनस में 21,000 से कम सैलरी है तो आपको बोनस भी मिलेगा आपको, अगर आपको ईएसआई नहीं मिल रही है तो फिर आपका कोई एक्सीडेंट होता है तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट भी आपको है। ये सारे बेनिफिट्स तो थे मैम, पहले भी थे सारे के सारे बेनिफिट, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने ये, अब उसको रेगुलाइज किया जा रहा है मैम, कि ताकि कोई भी चीज बंदा छूट ना जाए कहीं भी। और जैसे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं जी उनमें तो साफ लिखा होता है कि ओनली इतना पैसे मिलेंगे बस, that's नहीं it. नहीं मैम, ऐसा नहीं है, उनको भी ईएसआई का कवर्ड होना पड़ता है, उनको भी नहीं, पर कॉन्ट्रैक्ट में तो यही लिखा होता है। नहीं मैम, कॉन्ट्रैक्ट में कभी आप पढ़ेंगे, हम भी कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे बनाते हैं, अब वो चेंज हो गया है। अब जो भी उनका सैलरी स्ट्रक्चर बनता है उसमें मिनिमम वेजेस होती है, उसमें एम्प्लॉयर का शेयर भी होता है, उनका बोनस का शेयर भी होता है, उनका ग्रेचुटी का भी 4.8% शेयर रखते हैं ताकि उनको ग्रेचुटी की दिक्कत ना आए, और उनके साथ साथ उसमें उनका बोनस भी रखते हैं कि बोनस की अगर एंटाइटमेंट लगी, और सबसे ज्यादा बात कि लीव एनकैशमेंट, जैसे हर स्टेट का अलग लीव एनकैशमेंट का है। लीव एनकैशमेंट में तब होती है जब आप नौकरी से निकलते हैं। अब जैसे उन्होंने कहते हैं कि 30 से ऊपर, अब जो नए लॉ में कर दिया कि 30 से ऊपर आपको एनकैश करनी है, लेकिन जहाँ नौकरी छोड़ते हैं तो जहाँ दिल्ली में 45 डेज का लीव एनकैशमेंट हो सकती है, गुड़गांव में 30 दिन का है, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लॉ है, लेकिन वो लीव एनकैशमेंट का भी वो प्रोविजन रखे, और जब एम्प्लॉय छोड़ता है तो उसको उसके हिसाब से लीव मिल जाती है। जो इंस्पेक्टर और फैसिलिटेटर क्या है? मैम इंस्पेक्टर जो नाम था पहले देखा था कि जो कंप्लेंट आए तो इंस्पेक्टर वो करता था, तो उसको नाम कर रखा था इंस्पेक्टर राज के हिसाब से इंस्पेक्टर, तो अब उसका नाम चेंज करके फैसिलिटेटर कर दिया है कि वो फैसिलिटेट करेगा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट डिफरेंसेस कम हो, इनका बैठ के सॉर्ट आउट हो जाए, और खाली जो इंस्पेक्शन के नाम पे लूटपाट मचती थी वो लूटपाट बन जाए। तो ये गवर्नमेंट का होगा? ये गवर्नमेंट हर प्राइवेट कंपनी पे एक गवर्नमेंट का होगा? नहीं, हर प्राइवेट कंपनी में जो भी कंप्लेंट करते हैं, जो भी इस तरह के आते हैं, अच्छा। अब मैम गवर्नमेंट ने क्या रखा है, लेबर ऑफिस के अलावा आपको एक प्राइम मिनिस्टर का भी कर रखा है उन्होंने, कि जिसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं, एक चीफ मिनिस्टर का भी होता है, हर गवर्नमेंट का अपना अपना होता है जो अकॉर्डिंगली एक्शन लेते हैं कि ये कंप्लेंट आई है, जिसे कहते हैं ग्रीवेंसेस सेल होते हैं, ग्रीवेंसेस सेल में कंप्लेंट आती है, और कंप्लेंट आने के बाद आपको वो अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट भेजते हैं कि इस पे एक्शन लिया जाए। और अब ऐसे नहीं होता कि आप कंप्लेंट को फाड़ के फेंक देंगे, अब हर कंप्लेंट को आपको क्लोज करना बहुत जरूरी हो गया। और कुछ एज लिमिट है कि जैसे जो बड़ी एम्प्लॉय हो जाते हैं आफ्टर रिटायरमेंट? नहीं मैम, उसकी एज नहीं बढ़ी, वो हर कंपनी का अपना लॉ है, जैसे गवर्नमेंट हमारी 60 साल पे करती है, जापानीज, कोरियन, ये सारी कंपनियां 58 पे करती हैं, तो हमने कुछ एक दो इजरायली कंपनी के साथ काम किया था, वो 65 पे करती है, लेकिन जनरली 60 पे लोग रिटायरमेंट के बाद है। उसके बाद अगर कोई कंपनी काम कराना चाहे तो फिर वो बैठ के उसके साथ अलग से एक अपॉइंटमेंट करती है, अपॉइंटमेंट लेटर कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि आपको 1 साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा है या 2 साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा है, उस पर काम करती है। पर उनका कोई लागू नहीं होते लॉस, उन पे नहीं होते ना? मैम सारे लॉ लागू होते हैं उसमें चाहे करने वो के लिए। कोई भी एज हो? जी मैम, बट करने के लिए। इफ ही इज अ वर्कर तो ये सब लागू होंगे? मैम वर्कर के पास तो 60 साल में रिटायरमेंट हो जाती है, तो उसको सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, ग्रेचुटी, पीएफ जो भी होता है उसका काम करने के लिए। वहां पे आपका ये नहीं है कि लॉ नहीं कहता कि आपको 60 से ऊपर रखना नहीं है, कहीं भी नहीं कहता लॉ, ये इंडियन लॉ नहीं कहता। तो इंडियन लॉ में अगर आपकी 60 साल है और कंपनी के जो होते हैं तो फिर आपको वो हर साल एक्सटेंड करते रहते हैं, लेकिन पीएफ बंद हो जाता है उसमें। अच्छा। पीएफ बंद हो जाते हैं और थोड़े से बेनिफिट बंद हो जाते हैं, लेकिन बाकी उनको जो छुट्टियों का बेनिफिट, सैलरी का बेनिफिट उनको मिलता रहता है। और आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस कोई बताइए इंटरेस्टिंग सा, कि जो फॉरेन कंपनी जैसे आप कह रहे हो, जापानीज, कोरियन, आपने सब जगह है, उनके लॉज अलग यहाँ पे लागू? नहीं मैम, उनके लिए भी इंडियन लॉज ही लागू होते हैं। और आपको एक बढ़िया से एग्जांपल देता हूँ कि एक कंपनी थी जिसके लिए उनको इंटरनेशनल वर्कर होते हैं। इंटरनेशनल वर्कमैन का ये होता है कि जिनके साथ हमारी सोशल सिक्योरिटी ट्रीटी नहीं होती है, उनके जो भी एम्प्लॉयज आएंगे बाहर से काम करने के लिए, उनका पीएफ कटता है मैम। तो काफी कंपनियों को पहले कंफ्यूजन दी कि ये बेसिक पे कटता है सैलरी पे या पूरे पे कटता है, तो हमने काफी सारे केसेस किए इसमें, जहाँ कंपनी को हमने ये बताया कि ये नहीं, बेसिक में नहीं कटता, पूरी ग्रॉस सैलरी पे कटता है। तो हमने इंश्योर किया कि कंपनी जाके पूरा पैसा वो इंटरनेशनल वर्कमैन का जमा कराए, और उस पर जो इंटरेस्ट और डैमेजेस है हमने कोशिश ये की कि उसको एक
एमिकेबल रूप से सेटल किया जाए। पर वो कटा तो कम ही होगा, तो मैम उतना ही कटे कटा था, उसके बाद उसको जो डिफरेंस था वो हमें जमा कराया, अच्छा और जमा जमा कराने के आपने बाद भी कराया, फिर सरकार ने भी कराया? सरकार का नहीं मतलब होता इनका मैम, इनका भी कंपनी? कंपनी का भी करवाया, और उसको करने के बाद हमने उनको इंश्योर किया कि ये सारी कंप्लायंस पूरी हो जाए। अच्छा, और वो कर दिया जी उन्होंने। मैम। प्लस सर जैसे बाहर है, सोशल सिक्योरिटी इतनी है कि अगर अनएम्प्लॉयड है और उसका एकदम से जॉब छूट जाती है, जी प्लस मॉर्टगेजेस वगैरह चल रही होती हैं, तो वो सब पूरा करने के लिए कोई मैम सरकार? इस बारे में थोड़ा सा ये बात ये है कि इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, ये करना टफ होगा। हालांकि गवर्नमेंट कभी कभी, अपने स्टेट गवर्नमेंट कभी कभी लोन वेवर करते हैं, कभी कभी अनएम्प्लॉयड को पैसे देते हैं, लेकिन वो उनके वो इलेक्शन बेसिकली अनाउंसमेंट्स होती हैं। गवर्नमेंट का अगर आपने इशू कर दिया तो फिर यहाँ काम करना भी लोगों का बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये, लेकिन ऐसे नहीं है कि कोई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, हर एक के लिए रोजगार बड़े अवेलेबल है, हर एक की चीजें हैं, सिर्फ आपको काम में भी ध्यान लगाना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट ने भी स्टार्टअप सुविधाएं सारी लॉन्च किया कि सुविधाओं को हम ये देंगे, लेडीज के लिए हम ये तरह का लोन देंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं काफी टाइम से। पर देते नहीं सर, सिर्फ कागजों में ही है। ये तो गवर्नमेंट की इतनी रहती है कंप्लायंसेस है मैम, ये तो कि थोड़ा सा रहेगा यहाँ। हाँ, पर कंप्लायंसेस तो अभी भी ईज ऑफ लिविंग मैम ईज के ऑफ लिए। लिविंग कंप्लायंसेस ये आसान कर दिया उन्होंने कि काफी सारी चीजों के लिए एक ही जाके विंडो बना दी है इनमें जैसे, यस मैम, इन्हीं कोर्ट्स में, कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर का अलग विंडो था, फैक्ट्री का अलग विंडो था, कंप्लायंस का, अब आपको सारी ऑनलाइन फैसिलिटी दे रही है। पहले आपको हर तरह के अलग रजिस्टर बनाने पड़ते थे, अब रजिस्टर को बंद करके आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फाइलिंग से आपका काम चल तो जाएगा। मोस्टली ये करा होगा इन्वेस्टर्स के लिए जो बिल्कुल फॉरेन, ताकि फॉरेन के, इंडियन के लिए भी आसान कर दिया कि इतने सारे रजिस्टर बनाने के बाद इंस्पेक्टर राज को खत्म करने के लिए आपने कहा कि आप ऑनलाइन रजिस्टर मेंटेन करिए, ऑनलाइन सब चीज मेंटेन करिए, ऑनलाइन रिटर्न फाइल करिए, ताकि ईज ऑफ बिजनेस कहते हैं, ताकि ईज ऑफ बिजनेस में आपका काम चलता रहे। और भी बहुत से कंप्लायंस सरकार ने किया है। बहुत इजी किया मैम अब तो काम करने के लिए। अब आपके लिए इतना इजी काम हो गया कि आपको हर तरह के जितने भी ये रिपील्ड हो गए, जितने भी लॉ थे रिपील्ड करके अब इनको नया कोड बना दिया गया है। तो आपको लगता है कि और थोड़ा सा एम्प्लॉयज को अवेयर करने की जरूरत है? मैम एम्प्लॉयज को अवेयर करने के लिए हर कंपनी हमारे साथ सेशन कर रही है। अच्छा। लेबर कोड्स का बताने के लिए काफी, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग कर रहे हैं, कोई बहुत सारे वकील कर रहे हैं सेशन करने के लिए। अच्छा। बहुत सारी जगह जागरूकता आ रही है, बहुत सारी जगह वर्कमैन भी आ रहे हैं, यूनियन वाले भी कह रहे हैं हमसे रिक्वेस्ट करने के लिए। तो एक टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा करके वो काम चलता रहेगा, उसमें जागरूकता आती रहेगी और लोगों को अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस आती रहेगी। सर यूनियन का क्या अभी रहेगा इस आफ्टर दिस कोड? मैम यूनियन का ये रहेगा कि यूनियन एक तो सबसे पहले कि पहले होता था कि यूनियन को रजिस्टर करना होता था ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर। तो जब ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर रजिस्टर करना होता था तो कंपनी के पास ये जरूरत नहीं थी कि आपको उसको रिकॉग्नाइज किया जाए या उसको मान्यता दी जाए। तो बहुत सारे डिस्प्यूट और झगड़े होते थे कि हमने इसको मान्यता नहीं दी। अब जो भी ये प्रूफ कर देगा कि उसका 50% से ऊपर है, उसको उनको कंपनी को उसको मान्यता देनी पड़ेगी। और कोई भी सेटलमेंट, अगर 3-4 यूनियन भी हो सकती है कंपनी में, और 3-4 यूनियन के बाद जो भी मेजोरिटी से सेटलमेंट होती है वो माइनॉरिटी पे भी बाइंडिंग होगी। ये पहले लॉ चेंज हुआ है। 3-4 यूनियन होंगी तो हर कोई अपना अपना बोले। जी मैम, लेकिन अगर मेजोरिटी में अगर आपके मेरे पास 50% से ऊपर है उसकी काम करने के लिए और मेरी यूनियन, तो मैंने अगर सेटलमेंट होती है तो वो माइनॉरिटी यूनियन में भी बाइंडिंग होगी मैम। एंड दूसरा, अगर कोई यूनियन नहीं है वहाँ पे रिकॉग्नाइज, तो एम्प्लॉयज के पास बेसिकली जो भी एम्प्लॉयज या वर्कर है वो अपनी कमेटी बना के कंपनी से निगोशिएट कर सकते हैं। कमेटी? जी मैम। तो सर थोड़ा सा मुझे और बताइए, यूनियन, पहले यूनियन की वजह से बहुत सी कंपनियां भी डूब गई, बिकॉज मैम वो जमाने अलग थे कि कंपनी जैसे कंपनियां डूब गए, यूनियन लीडर अड़े रहे और बिल्कुल वो भी अड़े रहे, कुछ ईगो की क्लैश, ईगो के क्लैशेस वो जमाने चले गए मैम। अब कंपनी वाले भी बहुत समझदार हो गए, यूनियन वाले भी बहुत समझदार है कि कंपनी चलेगी तो ही तो हमारा बेनिफिट आएगा। तो इसलिए सब कुछ बैठ के उनका भी यही इंश्योर होता है कि हम एम्प्लॉयज को मैक्सिमम बेनिफिट दिलाया जाए, और कंपनी वालों को होता है कि एक हार्मोनियस रिलेशन बना के काम चलाया जाए। तो जैसे इवेंट्स हो जाती है, फैमिली डे बन गया, आपका लंच कभी ऑर्गेनाइज कर दिए, कभी उनके डिनर ऑर्गेनाइज कर दिए, कभी कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज कर दी, सबके सब करने के लिए। तो एक हार्मोनियस रिलेशन, कंपनी आउटिंग का डे जैसे मनाया जाता है, फैमिली डे मना दिया जाता है, कुछ कलरफुल इवेंट कर दी जाए। हमारे जर्नलिज्म में तो नहीं है। आपके लीगल में तो बहुत है, लॉ में तो बहुत ज्यादा है। मतलब अभी वर्कर सेंट्रिक है कि नहीं? वर्कर सेंट्रिक ही है मैम सारा लॉ, तो वर्कर करने के लिए बिल्कुल, इसको ईज आउट करने के लिए ही है। पहले जो 29 थे लॉज, तो उसमें अभी कई सारे कंसोलिडेट करके एक लॉ में कर दिया। मैम 4 लॉ कर दी, 4 कोड्स कर दिए। नहीं 4 में तो है, पर उसमें से भी एक
मैं पर्टिकुलर मैं आपको आता हूँ, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है तो उसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट और स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट कर दिया। कोड ऑफ वेजेस में सारी जो वेजेस की डेफिनेशन की थी अलग अलग उसमें लॉ में, तो वो एक कर दी गई है। ऐसी ओसेच एक्ट है उसमें कर दिया। सोशल सिक्योरिटी वाले सारे एक्ट को एक में डाल दिया गया। तो इस तरह किया गया, 4 कोर्ट में किया गया। जितने भी सारे उसके पैरेलल के एक्ट चल रहे थे वो सारे एक कोर्ट की इसमें फॉर्म में डाल दिए गए। अभी जो काफी स्टेट्स अपने पुराने लॉज को रिपील करके कंप्लायंस में, मैम स्टेट के पास पावर नहीं होती ये वाली कोर्ट्स की, ये सेंट्रल की पावर ही है। स्टेट्स के पास अपने रूल फॉर्मुलेट करने की पावर है, छोटे मोटे ईज ऑफ बिजनेस करने के लिए वो रूल्स अपने फॉर्मुलेट कर सकती है और रूल्स बेसिकली अपने वो नोटिफाई कर सकती है। जो कोर्ट्स हैं वो सेंट्रल के पास ही पावर है सिर्फ करने की। तो अभी हम अपने आप को आगे 5 साल में किस जगह देखते हैं? मैम 5 साल में आप देखेंगे कि कंपनियां बहुत आएंगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अच्छा। अब वो जो पहले आपका होता था कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल अनरेस्ट ये सब खत्म होंगे। तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का बहुत बढ़ावा मिलेगा कि किस तरह प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, उससे एम्प्लॉयज के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि सोशल सिक्योरिटी में बहुत सारी क्लैरिटी आ गई है काम करने के लिए। और सारे के सारे हम देखेंगे कि बारिंग होती अब ज्यादा से ज्यादा लिटिगेशन इन चीजों में कम होके अब बेसिकली फैसिलिटेटर मीडिएशन पे ज्यादा बढ़ाव रहेगा, सुझाव करेगा। अब जैसे लेबर कोर्ट में पहले होता था कि एक बंदा बैठा था, अभी इंडस्ट्रियल टर्मिनल सारी होंगी, लेबर कोर्ट को रिपील कर दिया है। इंडस्ट्रियल टर्मिनल में जो बंदा बैठेगा एक वो एडजुडिकेशन साइड से आएगा और एक वो टेक्निकल मेंबर होगा जो बैठ के उनका सुझाव वो करेंगे। सन 2020 की बात है, मुझे एक कंपनी का मैंडेट आया था कि हमें इस कंपनी में से कुछ लोग निकालने हैं, हमें कंपनी में लॉसेस बहुत चल रहे हैं और कंपनी में अराउंड 400 करीब एम्प्लॉइज और वर्कर की कैटेगरी के लोग थे। मुझे बताया गया कि निकालने का। मेरा मन बहुत दुखी और विचलित हुआ कि ये लोग की नौकरियां जाएंगी, सब करेंगी, लेकिन अब करना था तो करना था ही काम करने के लिए। तो हमने उनको बताया कि ये लॉ में 15 दिन की सैलरी दी जाती है, लेकिन क्योंकि किसी जगह एम्प्लॉय ने 20 साल, किसी ने 15 साल, किसी ने 25 साल, किसी ने 30 साल काम किया, तो आप इनको कुछ बेटर बेनिफिट दे सकते हैं तो नहीं देते। तो मैनेजमेंट बाहर से आई, उन्होंने मेरे साथ एक डिटेल्ड डिस्कशन की, ऑनलाइन डिस्कशन भी की, ऑफलाइन डिस्कशन, फॉरेन से आई। उन्होंने बताया कि इस तरह की डिस्कशन की जाएगी। तो हमने क्या किया कि हमने उनके लिए सबके लिए प्रपोजल बनाया कि 15 दिन के लिए, 15 दिन को छोड़ के हम आपको पर साल में 45 दिन की सैलरी देंगे और 50 दिन की सैलरी देंगे, 45-50 दिन की सैलरी देंगे प्लस ग्रेचुटी। तो उनका कुल मिला के किसी का 75, किसी का 70 डेज का सैलरी हुआ जो सिर्फ 30 दिन का होता था। तो कई जगह हमने उसको फिर कोशिश की कि हमने 75 डे पे सबको फिक्स करने के लिए कोशिश की। तो 75 डे में फिक्स करके उनको एक बहुत अच्छा अमाउंट मिला। हमने उनके सेटलमेंट की, मैंने उनके साथ सारी डिस्कशन की थी करीब 400 लोगों के साथ। वहाँ कोई यूनियन नहीं थी। अच्छा। वो नोएडा में थी कंपनी, वहाँ कोई यूनियन नहीं थी। हमने सबको बिठा के समझाया, 3 दिन का हमने एक सेशन लगाया। वहाँ हमने एक जॉब कंसल्टेंट को बिठाया कि किसी को जॉब चाहिए तो कहाँ का जॉब लग सकती है। हमने उनके बारे में इंश्योर किया कि कोई उनके बीच में ना आए, कोई और बंदा, तीसरा बंदा ना आए जो उनके पैसे ले सके। सबको चेक से पेमेंट की गई, सबको एक्सपीरियंस दिए गए, सबका पीएफ का पूरा किया और ये भी कहा गया कि कंपनी अगर दोबारा कभी शुरू किएगी तो आपको सबसे पहले लाया जाए काम पे। तो वो 3 दिन के प्रोजेक्ट में जो 400 आदमियों को जो एक साथ सेटलमेंट होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी जिसको हमने बहुत सक्सेसफुली हमने क्लोज किया और कंपनी वालों ने खुश होकर उसमें बात काफी काम करके कि ये कमाल हो गया जो पहली बार। तो पूरे उस एरिया के सब जगह चर्चे रहे थे कि इतने सक्सेसफुली और इतने आराम से कैसे क्लोज हो गया ये। फिर आपको और क्लाइंट मिले? जी मैम, उसके क्लाइंट मिले। तो आपका अच्छे काम की वजह से जी ऐसे ही हमने 2024 में भी सेम ऐसे काम कर रखे, 2025 में भी सेम कर रखे। हर जगह कई जगह 1200 वर्कमैन थे। मैंने अभी एक काम किया है जिसमें 1200 लोगों की एक बेसिकली कंपनी को उन्होंने दूसरी 1200 लोगों को किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट किया। तो हमने इंश्योर किया कि उनकी सर्विस कंडीशन सेम रहे, उनकी सैलरी सेम रहे, यहाँ तक कि उनका ऑफिस भी सेम रहे और उनको कोई दिक्कत ना आए। और ये इंश्योर किया कि अगले 1-2 साल तक उनकी जॉब को भी कोई निकाल ना सके। तो ये हम इंश्योर करते हैं। अच्छा, 1200 लोगों जी सीधा ही। और कुछ बताइए थोड़ा सा। मैम यही है ज्यादा, मतलब क्योंकि कंपनी के नाम कई नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो काफी सारे केसेस ऐसे रहे जहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग रहा। तो ये चलता रहता है मैम सारा का सारा। वैसे मोस्टली कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ दे आर वेरी गुड पे मास्टर्स? मैम हर कोई पे मास्टर है। अच्छा, इंडिया में भी काफी कंपनीज अच्छी पे मास्टर है, जापानीज अच्छे पे मास्टर है, कोरियन भी अच्छे पे मास्टर है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, ये सब अच्छे पे मास्टर मैम, क्योंकि सब अच्छी सैलरी देते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर उनका प्रॉफिट आ रहा है तो दे आर करने के लिए। और हमें बताया गया था कि टाटा सबसे बढ़िया ये है कि टाटा अपने प्रॉफिट को अपने घर लेके नहीं जाते। तो टाटा आपको जो भी करते हैं वो आपको वापस कर जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट वापस कर जाते हैं।
और सबसे अच्छा आपने टाटा के कोई हैंडल किए मैम कैसे? कुछ कंपनियां, एक दो कंपनियां अलग से, मेन टाटा हैंडल नहीं किया, कुछ कंपनियां अलग से हैंडल कर सकती कर दी। अच्छा तो चलिए आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। मैम। मैं ये देख रही हूँ कि लॉयर्स का भी कितना बड़ा योगदान होता जी है लेबर लॉ अनरेस्ट में हेल्प करने का, और हम चाहेंगे कि आज इंडिया का माहौल अच्छा बने बिल्कुल और मैम। खूब कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट करें। अब मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इंडिया इज़ नाउ द बिगेस्ट मार्केट राइट नाउ, यस मैम। और अभी यहाँ इन्वेस्ट करने का सबको बहुत अच्छा माहौल भी है, टैक्सेशन में भी हम ईज ऑफ बिजनेस जिसे कहते हैं, हम सारा ही है मैम यहाँ काम करने के लिए, हाँ बहुत और बहुत ही सालों आसान से है। 10 सालों से आई थिंक जी टैक्सेस में कर रहा है, इवन लॉ में भी जल्दी कंप्लायंसेस हो, और कुछ कमर्शियल कोर्ट्स भी है ना, मैम, कुछ कमर्शियल कोर्ट भी अलग आई हैं, कुछ बहुत चीजें अलग है, वो और कमर्शियल टाइम बाउंड यू हैव टू टाइम बाउंड फिनिश। करती है मैम सारा हाँ काम करने के लिए। और भी क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए मैम काफी चलिए, आर्बिट्रेशन काफी जोर दे दिया है, हाँ कोर्ट में सेटलमेंट को, मेडिएशन को काफी जोर शोर से कहा जोश गया है कि एक राउंड मेडिएशन तो करनी चाहिए, हाँ ताकि मुकदमे जल्दी से जल्दी खत्म हो, अननेसरी एप्लीकेशन खत्म हो, अननेसरी अपील खत्म हो। हम्म। तो ये सारे ईज ऑफ बिजनेस करने के और लिए एनसीएलटी और बिल्कुल एनसीएलटी मैम, भी वहाँ भी कोशिश ये की जाती है कि मुकदमे को एक जल्दी से जल्दी समझाया जाए। चलिए बहुत बहुत राइट मैम, धन्यवाद आपका, धन्यवाद जी। धन्यवाद।